प्रिय छात्र एवं छात्राओं, भारत के तमाम सिविल प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र के लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर, एक वरदान के रूप में 17वीं बीपीएससी लेकर आई है। और अभी तक के इतिहास में, बीपीएससी के इतिहास में इतनी बड़ी मेगा बहाली कभी नहीं आई है। और इसलिए इस मेगा बहाली का फायदा आप लोग भरपूर उठाएं और इससे जो जुड़ी हुई बातें हैं, खासकर इतिहास के संदर्भ में, मॉडर्न हिस्ट्री में नेशनल मूवमेंट, तो मैं नेशनल मूवमेंट को लेकर आज दिनांक 25/9/2024 को आपके सामने प्रस्तुत हो रहा हूं अपना वीडियो को लेकर। और आप यह जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही कारगर पीटी और मेंस में होने जा रही है। तो कि आप जान रहे हैं मेंस की आप सीरियस कैंडिडेट हैं। मेंस में भी नेशनल मूवमेंट से 114 नंबर का GS1 में क्वेश्चन आता है। नेशनल मूवमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जहां तक यहाँ सवाल है पीटी का, तो पीटी में भी इसकी बहुत बड़ी रोल होती है। नेशनल मूवमेंट में बिहार के संदर्भ को लेकर मैं इसका क्लियरिफिकेशन करूंगा आपके बीच में। और मैं संजय कुमार, AN कॉलेज, मैं बिहार सरकार PTC में पढ़ाता हूँ AN कॉलेज में, और मैं हिस्ट्री विषय को लेकर वहाँ बहुत अच्छा से प्रस्तुत कर रहा हूँ AN कॉलेज पटना में। तो मेरा वीडियो आज मैं देने जा रहा हूँ आप लोगों के लिए 17वीं बीपीएससी, खासकर इस मेगा बहाली के लिए। इसका भरपूर लाभ उठाए और ज्यादा से ज्यादा बच्चे के बीच शेयर करें इस वीडियो को। और मैं आज ये शुरू कर रहा हूँ 1857 की महान क्रांति। तो 1857 की महान क्रांति, जिसे सैनिक क्रांति भी कहा गया और भारत में स्वतंत्रता संग्राम की आगाज को भी कहा गया, यह 1800 का जो विप्लव है, महान विप्लव, इस विप्लव के पीछे कई रीजन है। विद्रोह एकाएक नहीं होता है। विद्रोह की हवा कई सदियों से पहले से बनती है, और जब वो सदियों का परिणाम एक विद्रोह के रूप में उभर जाता है, वो ऐसा नहीं होता है। ऐसा इसलिए होता है कि आपको मालूम है कि इसके 100 साल हम पहले जाएंगे, यानी 1857 से 100 साल पहले, यानी हम डेट मानते हैं एग्जैक्ट 23 जून 1757 प्लासी का युद्ध। तो आप देख रहे हैं कि प्लासी का युद्ध में अंग्रेज बंगाल का अप्रत्यक्ष स्वामी हो जाता है, और बंगाल भारत के सभी प्रांत में सबसे धनी प्रांत थे, और इस प्रांत को वह शोषण करके लूटना चाहता है। अब आप देख रहे हैं कि अंग्रेज का एक ही नीति है भारत में, चाहे वो राजनीतिक शोषण हो, सामाजिक शोषण हो, आर्थिक शोषण हो, धार्मिक शोषण हो, जितना भी शोषण है, तत्कालीन शोषण हो। जब शोषण की पराकाष्ठा जब चरम पर पहुंच जाती है तो महाविद्रोह होता है, और उसी महाविद्रोह के रूप में एक 1857 की क्रांति विद्रोह अस्तित्व में आई। इस शोषण के खिलाफ राजनीतिक शोषण, सामाजिक शोषण, आर्थिक शोषण, सैनिक शोषण, तत्कालीन शोषण, यानी जब शोषण की पराकाष्ठा चरम पर पहुंच गई करीबन 100 वर्ष तक, यानी 1757 से करीबन 100 वर्ष तक जब ये शोषण चरम सीमा पर पहुंच गई, तब 1857 जैसी महान क्रांति, जिसको इतिहास का नेशनल मूवमेंट कहा है, उस क्रांति का विप्लव अस्तित्व में आया। अब बात होती है कि यह जो 1857 की क्रांति है, इसको समझने के लिए पीछे जाएंगे, और पीछे जाएंगे इसमें जो कारण है, उस कारण में सबसे महत्वपूर्ण कारण है तत्कालीन कारण। अब आप देखते हैं कि इतिहासकार मजूमदार कहता है कि बारूद की सुरंग खरी है, और माचिस के एक चिंगारी ने, यानी चर्बी वाली कारतूस ने, पूरे विप्लव को महाविद्रोह में तब्दील कर दिया। अब यह जो चर्बी वाली कारतूस है, जिसे तत्कालीन कारण माना गया है, इसके लिए जवाबदेही है लॉर्ड कैनिंग। अब आप देख रहे हैं कि गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में 1857 का विप्लव हो रहा है, और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पामरस्टन है। अब देख रहे हैं कि दिसंबर 1856 में लॉर्ड कैनिंग यह कहता है कि आपकी जो भारतीय सेना जो अंग्रेज में अधीन कार्य कर रहे हैं, और बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में भारतीय सेना अंग्रेज के अधीन काम कर रहे हैं, और उस भारतीय सेना का जो एक बहुत बड़ा फौज है वो अवध में है। 75,000 अवध की सेना जो है अंग्रेज की सेना के अधीन काम कर रहे थे, जो ब्राह्मण और राजपूत जाति से बिलोंग करते थे।
अब आप देख रहे हैं कि यह आदेश देता है लॉर्ड कैनिंग, गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग यह आदेश देता है कि अभी तक जो भारी राइफल है जिसे ब्राउनलेस राइफल कहा गया था, ये बहुत वजन उठाने में भारी होती है, इसलिए मैं नया प्रयोग करना चाहता हूं और वो प्रयोग होता है हल्की राइफल जिसे नई इनफील्ड राइफल है, मैं उसका प्रयोग आदेश देता हूं चलाने का दिसंबर 1856 में। यानी पुरानी लोहे वाली जो भारी राइफल है ब्राउनलेस, उसकी जगह नई इनफील्ड राइफल का प्रयोग का मैं आदेश दिसंबर 1856 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा यह प्रदान किया गया। नंबर एक बात हो गई। अब बात हो गई कि यह जो नई इनफील्ड राइफल है इसका प्रशिक्षण सिर्फ भारत में 3 जगह दिया जाएगा और वो जगह होगा दमदम, ये बंगाल में है, दूसरा अंबाला, अंबाला हरियाणा में है, और तीसरा सियालकोट, सियालकोट यह जो है अभी पाकिस्तान में कभी भारत में हुआ करता है। तो दमदम, अंबाला और सियालकोट में इस नई इनफील्ड राइफल की प्रशिक्षण दी जाती थी। अब यह प्रशिक्षण जो होता था, अब आप देख रहे हैं बालक कि आप यह जो दमदम है, इस दमदम बंगाल में, और बंगाल ही उसका हेडक्वार्टर है, और यह जो अफवाह का केंद्र बिंदु है और पूरा जो गतिविधि का केंद्र बिंदु है वो बंगाल है, और बंगाल में जगह है दमदम। तो आप देख रहे हैं कि यह जो गाय और सुअर की चर्बी की खबर है यह सबसे पहले दमदम में ही पहुंचती है। तो यह जो गाय और सुअर की चर्बी है जिससे एक बारूद वाली पूरा ढेर को चिंगारी के रूप में विस्फोट में तब्दील कर दिया, और वो दमदम बंगाल में है। और यह जो गाय और सुअर वाली चर्बी की कहानी है, यहाँ गाय और सुअर चर्बी काटी जाती थी बंगाल के बुलिच शस्त्रागार, और यह जो बुलिच शस्त्रागार भी बंगाल में है और दमदम भी बंगाल में है, सैनिक छावनी। तो आप देख रहे हैं कि गाय और सुअर वाली जो चर्बी जहां काटी जा रही है और नई इनफील्ड राइफल में उसका प्रयोग हो रहा है गाय और सुअर की चर्बी, और उसकी खबर सबसे पहले बंगाल के दमदम में ही लगती है। और वो डेट होता है एग्जैक्ट बाबू 23 जनवरी 1857। अब एग्जाम में पीटी के व्यू से क्वेश्चन आएंगे कि गाय और सुअर की चर्बी आ भी चुका है कई पीसीएस के एग्जाम में कि गाय और सुअर की चर्बी वाली खबर कहां पहुंचती है, दमदम में। और नई इनफील्ड राइफल का बंगाल में प्रशिक्षण केंद्र भी कौन है, तो दमदम है। ये बात आप नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात होती है कि दमदम में यह खबर कब मिलती है, तो 23 जनवरी 1857 को यह खबर मिलती है कि यह जो लॉर्ड कैनिंग है जो नई हल्के राइफल का प्रयोग का आदेश दिया है दिसंबर 1856 में, उसमें गाय और सुअर की चर्बी है और ये चर्बी काटी जा रही है बंगाल के बुलिच शस्त्रागार, दमदम में पहुंचती है। इसके बाद सेना में पूरा भगदड़ मचता है कि अंग्रेज धर्म का नष्ट कर रहा है, क्योंकि जो अंग्रेज के अधीन हिंदू और मुस्लिम भारत के हर जाति के लोग उसमें काम करते थे, और जब कोई भी धर्म पर आ जाती है तो वो महाविद्रोह का रूप ले लेता है। वो कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता है कि सबसे पहले धर्म है, पहले आपकी संस्कृति है, तब नौकरी है। तो निश्चित तौर पर यह अफवाह बहुत तेजी से फैला कि गाय और सुअर की चर्बी काटी जा रही है, बुलिच शस्त्रागार में से काटा जा रहा है और इनफील्ड राइफल में प्रयोग हो रही है, दमदम में पता लगता है। अब बात होती है कि यह दमदम के बाद अब सेना जो है इस राइफल का प्रयोग से इनकार करने लगता है। अब बात होती है कि इसकी खबर सबसे पहले महत्वपूर्ण बंगाल की महत्वपूर्ण बैरक, अभी तक बंगाल में जितने बैरक थे उसमें सबसे महत्वपूर्ण बैरक माना जाता है बैरकपुर का बैरक रेजिमेंट। और यह बैरकपुर में जो भारतीय सेना के कमान है, जोशीला व्यक्ति है, युवा है, और युवा उसको बहुत पसंद करते हैं। उसका शख्स का नाम है मंगल पांडे, जो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के व्यक्ति हैं, और उस समय सेना के सबसे महत्वपूर्ण नेता के रूप में वे उभरे बैरकपुर में। और वह डेट आता है 29 मार्च 1857।
तो 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे जो बैरकपुर से निकल रहा था, और जैसे निकल रहा था तो सामने इस बैरकपुर के सामने एक भिखमंगा बोलता है कि मुझे एक लोटा पानी दो, और उस भिखमंगा का नाम है मार्तंडी भिखमंगा। और वो मंगल पांडे से काफी हिला मिला हुआ था, मंगल पांडे उसको पसंद भी करता था, लेकिन वो बोलता है कि मुझे एक लोटा पानी दो। मंगल पांडे गुस्सा मूड में रहता है, बोलता है कि तुम्हें एक लोटा पानी हम कभी नहीं पिलाएंगे। तो वह मार्तंडी भिखमंगा कहता है कि जिस राइफल को मंगल पांडे तुम टांगे हो उसमें गाय और सुअर की चर्बी है। ये सनसनी पूरी फैलती है हिंदुस्तान में, और मंगल पांडे का दिमाग ये पूरा सन्न रह जाता, बोल क्या रहा है कि इसमें गाय सुअर की चर्बी है। मंगल पांडे उस राइफल के को दांत से खींच चुका था, कारतूस का प्रयोग कर चुका था, उसका धर्म नष्ट हो चुका था। इसलिए मंगल पांडे काफी गुस्सा में बोलता है कि तुमने कहां देखा है? तो बोला मैं बंगाल के पुलिस शस्त्रागार में देखा हूं, गाय और सुअर की चर्बी काटी जाती है। मंगल पांडे बोलता है चलो, और जब वो मंगल पांडे दिखता है कि यह प्रयोग हो रहा है पुलिस शस्त्रागार में, तो बोलता है कि आज जो 34वीं रेजिमेंट मंगल जो बैरकपुर का रेजिमेंट है, आज जो भी अफसर देगा उसको हम सबसे पहले गोली मारेंगे। और तब वो गुस्सा के मूड में निकलता है, और 34वीं रेजिमेंट के जो अफसर होते हैं मेजर साजेद और लेफ्टिनेंट बाग, वो अपने जो है बग्घी वाली गाड़ी से आ रहे होते हैं, तो वो दोनों को गोली मारता है, मेजर साजेद को, लेफ्टिनेंट बाग को। मेजर साजेद बुरी तरह घायल हो जाते हैं और स्पॉट डेथ लेफ्टिनेंट बाग हो जाते हैं। इसके बाद मंगल पांडे फरार हो जाते हैं, और मंगल पांडे जब फरार हो जाते हैं तो चारों ओर से नाकाबंदी होती है मंगल पांडे की गिरफ्तारी के लिए। अंततः मंगल पांडे गिरफ्तार होते हैं, और ब्रिटेन की अदालत ने यह नतीजा पर पहुंची कि इतनी बड़ी अफसर का गोली मारना ये बहुत ही संगीन अपराध है, इसलिए मंगल पांडे को हर सूरत में फांसी होगी। और यह तय होता है कि हजारों की संख्या में गांव वाले के बीच में एक गाछ के नीचे हजारों की गांव की धड़कन जो मंगल पांडे है, हिंदुस्तान की धड़कन मंगल पांडे हैं, युवा की धड़कन सैनिक के मंगल पांडे धड़कन है, और उसको 8 अप्रैल 1857 को जो है हजारों के गांव के वासी की संख्या में उसको फांसी होती है। और वो डेट है 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी होती है। और जिस समय फांसी होती है वो वर्दी संख्या 446 पहना होता है, और वो बहुत ही सनसनी वाली बात है जो आज मैं उजागर कर रहा हूं आप लोगों के बीच में। अब यह होता है कि 8 अप्रैल 1857 को यह आग की तरह खबर फैलती है पूरे भारत में कि मंगल पांडे को फांसी हुई। और उत्तर भारत की जो भी रेजिमेंट होते हैं, उत्तर भारत में खासकर अवध के 75,000 सेना होते हैं, उन्होंने करीबन सभी सेना ने बगावत कर दिया, क्योंकि वह सेना ब्राह्मण और राजपूत जाति के होते हैं, वो जोशीले होते हैं, वो धर्म को कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, जैसा कि अंग्रेज ने छेड़छाड़ किया चर्बी वाले कारतूस को लेकर। इसलिए प्राय अवध के प्रत्येक रेजिमेंट में विद्रोह हो जाता है। उत्तर प्रदेश में आग की तरह खबर फैलती है, और उत्तर प्रदेश से सटा हुआ बिहार भी जलने लगता है। बिहार के हर रेजिमेंट में प्राय विद्रोह हो जाता है। तो 1857 की जो बगावत है उसका व्यापक असर उत्तर प्रदेश और बिहार में देखने को मिला, और यह खबर पूरे उत्तर भारत को फैला दिया। दक्षिण भारत इससे अछूता रहा, क्योंकि दक्षिण भारत में जो अंग्रेज के अधीन भारतीय सिपाही भर्ती थे वो निम्न जाति से बिलोंग करते थे, वो इतना हिम्मत नहीं जुटा पाया कि अंग्रेज से डायरेक्ट बगावत है। छिटपुट बगावत दक्षिण भारत में होती रही, लेकिन इसका व्यापक प्रभाव उत्तर भारत में मिला, और उत्तर भारत में खासकर पूरी जला उत्तर प्रदेश और बिहार, इसका पूरा असर यूपी और बिहार पर पड़ा। तो निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी होना, उत्तर भारत में सेना के द्वारा पूरा बगावत हो जाना, हर रेजिमेंट अंग्रेज के द्वारा भंग किया गया, और यह सैनिक विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह के रूप में तब्दील हो गया, जिसको 1857 की महान क्रांति के रूप में जाना गया। अब बात होती है कि उस समय मेरठ, तो मेरठ में अंग्रेज जो सैनिक थे वो मेरठ था जनरल हेविट के अधीन, और 24 अप्रैल 1857 को 90 घुड़सवार सेना इस नई इनफील्ड राइफल का प्रयोग करने से इनकार कर देता है।
इसमें 85 सेना को 10 वर्ष की सजा हो जाती है। 85 घोड़सवार सेना को 10 वर्ष का सजा अंग्रेज दे देता है। सेना में पहले से लहर है और अंग्रेज का एक एक कदम इस लहर को चरम सीमा पर पहुंचा रहा है, बगावत के लिए मजबूर कर रहा है। और तब इसकी घटना 85 सेना को 10 साल सजा हो जाना, घोड़सवार सेना, ये एक और चिंगारी का काम कर रहा है। इसके बाद फिर घटना होती है 9 मई 1857 को, और 9 मई 1857 में मेरठ में भारतीय सेना को इतना अपमान करके नंगा घुमाया जाता है। और यही कारण है कि 10 मई 1857 को मेरठ की धरती पर सेना का व्यापक विद्रोह हो जाता है और भारतीय सेना जनरल हेवेट की सेना को बुरी तरह हरा देते हैं। और 10 मई 1857 को ही भारतीय सेना मेरठ पर फतह हासिल कर लेते हैं। अब उसका जो है आगे का जो स्टेप है मेरठ से दिल्ली की ओर होने जा रहा है, और उसी दिन वो मेरठ से दिल्ली की ओर कूच करते हैं और 11 मई 1857 को वो दिल्ली पहुंचते हैं। और दिल्ली में 11 मई 1857 को बहादुर शाह जफर के मकान के आगे कहते हैं, ये शहंशाह हिंदुस्तान, जिस मुगल वंश को हम लोग आज पूरे दिल में मानते थे, उसकी बात को पूरा भारत मानता था, आपको यह अंग्रेज अपमानित किया है। दिल्ली के लाल किला से आपको कुतुब मीनार में रहने के लिए विवश किया है, आपके मुद्रा को चलाने से इनकार कर दिया है। इसलिए यह मुगल वंश का अपमान है, भारत का अपमान है, मेरा अपमान है। इसलिए आप मेरा नेता चुने जाइए। और 12 मई 1857 को भारतीय सेना के नेता बहादुर शाह जफर, जो उस समय अंतिम मुगल बादशाह हैं, जो जफर नाम से उपन्यास भी लिखते हैं, वो नेता चुने जाते हैं। उस समय दिल्ली में जॉन निकोलस थे। अब युद्ध होती है, जॉन निकोलस मारे जाते हैं। दिल्ली शस्त्रागार के प्रमुख जॉन विलोबी थे, वो मारे जाते हैं। अंग्रेज सरकार चिंतित हो जाता है और पंजाब से गुरिल्ला सेना को बुलाता है। चारों ओर से नाकेबंदी होती है, धारा 144 लागू होती है दिल्ली में। इसके बाद जो है वह, तो प्रिय छात्र, तो आप देख रहे थे कि मैं दिल्ली की घटना को बता रहा था कि पंजाब की गुरिल्ला सेना को बुलाया जाता है हडसन के द्वारा, और नेपाल से और भारत के हैदराबाद से, ग्वालियर से सहयोग ली जाती है और घमासान युद्ध होती है। अब बहादुर शाह जफर की ओर से बख्त खां और बरेली जो नेतृत्व कर रहे थे खान बहादुर, वो लड़ते हैं और भारतीय हजारों सेना उस युद्ध में मारे जाते हैं। अन्यतः यह परिणाम होता है कि 20 सितंबर 1857 के द्वारा हडसन के द्वारा दिल्ली पर हजारों भारतीय सेना का कत्ल होने के बाद कब्जा हो जाता है। और बहादुर शाह जफर के एक रिश्तेदार होते हैं, करीबी रिश्तेदार मिर्जा इलाही, वो बहादुर शाह जफर को पकड़वा देते हैं। और बहादुर शाह जब जफर पकड़ा जाते हैं, अपनी पत्नी और दोनों को वह रंगून भेज देता है अंग्रेज। इसके बाद हडसन क्या करता है कि दिल्ली के कुतुब मीनार में बहादुर शाह जफर के बेटे ख्वाजा मुगल, इसके बाद उसका पोता जो है अबू बकर को कुतुब मीनार पर गोली से मरवा देता है। इसके बाद बहादुर शाह जफर जब रंगून की जेल में जाते हैं, क्योंकि उनको उपन्यास लिखने की आदत थी, इसलिए वह जेल में, तो छात्र आप देख रहे थे कि बहादुर शाह जफर और जीनत महल को रंगून भेज दिया जाता है, क्योंकि वो जफर नाम से उपन्यास लिखते थे। जेल में सिपाही को बोलता है कि मुझे एक पन्ना दो, वो बोलता है मुझे पन्ना नहीं देना है, तो वह दीवार के रंगून के जेल के दीवार पर ही लिखता है कि जफर कितना बदनसीब है जो मुझे हिंदुस्तान की 2 गज जमीन नहीं मिल पा रही है। और उसी वो बोलते हुए वो अंत तक वो मृत्यु जेल में नहीं हो जाते हैं बहादुर शाह जफर का। इसके बाद दिल्ली की घटना का उजागर प्रमुख शायरी मिर्जा गालिब करते हैं कि मैंने दिल्ली ऐसा नरसंहार कहीं नहीं देखा था। और ये मिर्जा गालिब आगरा के रहने वाले होते हैं। मिर्जा गालिब ने इसको आंखों से देखा था, इसलिए 1857 की क्रांति का जो है प्रत्यक्षदर्शी जो है मिर्जा गालिब होते हैं। इसके बाद उस समय बम्बई के गवर्नर होते एलिफिस्टन, उन्होंने भी इस पर व्याख्यान की है कि दिल्ली में हजारों लोग का मैं कत्लेआम मैंने आंख से देखा हूं, इसलिए ऐसा कत्लेआम नादिर शाह के आक्रमण के समय भी नहीं हुआ था। इसलिए काफी नरसंहार के बाद अंततः अंग्रेज 20 सितंबर 1857 को दिल्ली पर कब्जा कर लेते हैं। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में जो इसकी प्रसार है
कानपुर है, लखनऊ है, झांसी है, बिहार है, भारत के हर स्टेट, राजस्थान हो, दक्षिण भारत में महाराष्ट्र हो, हैदराबाद हो, मैं इसको लेकर अगले वीडियो में आप लोगों के बीच आ रहा हूं।